हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चंद्राश्री का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है आज 19वीं सदी का जो है समाज सुधार आंदोलन और प्रमुख कानून जो उसमें पारित हुए थे, इसको आज पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में, यानी भारत के आधुनिक इतिहास में हम जो है 19वीं सदी का समाज सुधार आंदोलन और प्रमुख कानून पढ़ेंगे जो उसमें पारित हुए थे। 19वीं सदी का आंदोलन केवल धर्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि धर्म से भी ज़्यादा प्रभाव इसका सामाजिक क्षेत्र पर पड़ा। 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो भारतीय जन समाज था, उसमें बहुत सी कुप्रथाएं, अमानवीय प्रथाएं समाज में व्याप्त थीं और अधिकतर कुप्रथाएं महिलाओं से संबंधित थीं, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, महिलाओं को शिक्षा से रोकना, बाल विवाह, तमाम कुप्रथाएं थीं। उच्च और निचले वर्गों में काफ़ी भेदभाव था। भारतीय समाज में बहुत सारी कमियां थीं जो जो है और जब भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई, तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना ने भारतीय समाज की उन कमियों को उजागर कर दिया। सवाल उठने लगे कि वास्तव में भारत पर अंग्रेजी राज्य की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। उत्तर मिला, भारतीय समाज में जो ढोंग और खोखलापन है और जो कमजोरियां हैं, हमारे भारतीय समाज में जो कमजोरियां हैं, उसी के परिणाम स्वरूप भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो सका। भारत पर अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा भी भारत आई। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के संपर्क में आने से भारतीयों में धीरे धीरे जागृति आई, क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति वो मानवतावाद, राष्ट्रवाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद जैसे विचारों पर आधारित थी और बहुत से भारतीय बुद्धिजीवी इसके बाद जो है सामने आने लगे। भारतीय बुद्धिजीवियों ने क्या किया कि जो पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ किया, समझने का प्रयास किया कि कैसे पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर राज हो गया। इस प्रकार भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को उजागर करने लगे। मैकाले के प्रस्ताव के बाद, मैकाले का जो शिक्षा प्रस्ताव था, उसके बाद भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बना दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य माध्यम बनाए जाने के पश्चात भारत में एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ जो अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करके बड़ा हुआ था। ऐसे पढ़े लिखे वर्ग ने पाश्चात्य साहित्य का खूब अध्ययन किया। पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करने से उसे भारतीय समाज की बुराइयां दिखाई देने लगी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा लिखा वर्ग भारतीय समाज की बुराइयां उजागर करने लगा और लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। अंग्रेजों के आने के बाद 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट मिली। ईसाई मिशनरियों ने के आने के बाद उन्होंने भारतीय समाज में जो अंधविश्वास था, जो कुरीतियाँ थी, जो अमानवीय क्रूर प्रथाएं और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन प्रथाओं की निंदा की और इसे हटाए जाने की वकालत की। तो कहीं न कहीं ब्रिटिश राज के आगमन से कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो कहीं न कहीं से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। तो कहीं न कहीं से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, क्योंकि उनके आने से जो संस्थाएँ, शिक्षा, संस्कृति, कुछ ईसाई मिशनरियाँ आईं, उन्हीं के प्रभाव से भारत में शिक्षा का प्रचार हुआ। अंग्रेज़ों के आने से ही भारत में पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया जाने लगा। अंग्रेज़ों के आने से ही पश्चिम का तर्कवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, विज्ञानवाद वहाँ के साहित्य के माध्यम से भारत में आया, लोगों द्वारा पढ़ा जाने लगा और धीरे धीरे लोगों में एक चेतना जगने लगी कि भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं, इसे दूर करने पर बल नहीं देंगे तो भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज के अंतर्गत पिछड़ता चला जाएगा। भारत समाज में जो कुछ कुप्रथाएं थी, उनमें से अधिकतर स्त्रियों से संबंधित थी। उदाहरण के लिए सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा। उन दिनों में एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। ये बहुपत्नी प्रथा जो है मुसलमानों व हिंदुओं दोनों में व्याप्त थी। अधिकतर पत्नियां काफ़ी छोटी उम्र की हुआ करती थी। चूंकि अभिभावकों में जागरूकता नहीं थी, इसलिए उनकी कन्याओं से के साथ अन्याय होता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति काफ़ी शोचनीय थी। अधिकतर कुप्रथाएं महिलाओं के ही खिलाफ थी, यानी महिलाओं से भेदभाव का एक तरह से परिणाम थे। महिलाओं की यानी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती थी। महिलाएं केवल एक माता, बहन, पत्नी के रूप में ही जानी जाती थी। एक व्यक्तित्व के रूप में उनकी पूजा नहीं की जाती थी। यही कारण है कि तब से लेकर आज तक परंपरा है, निरक्षर परिवारों में महिलाओं का उपनाम देवी होता है। महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था कि जब पुरुषों की सेवा करने के लिए इनका जन्म हुआ है, तो पढ़ लिख कर क्या करेंगी। इसलिए महिलाओं को शिक्षा से भी रोका जाता था। महिलाओं के खिलाफ इतना ज़्यादा भेदभाव था कि उनकी जो योग्यता थी, उनकी जो बुद्धिजीविता, उनकी जो पहचान थी, वह पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के नीचे दबकर रह गई। जब इतनी कुप्रथाएं उनके खिलाफ हैं, तो उनकी योग्यता को उभरने का अवसर नहीं मिलता था। अच्छी बात है कि भारतीय समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति
या अन्य कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जो प्रयास किया, उसमें सरकार ने भी उनका सहयोग किया। अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाकर सहयोग किया। परिणामस्वरूप इन कुप्रथाओं के खिलाफ कई कानून अस्तित्व में आए। अंग्रेजी सरकार का मकसद यह था कि भारतीय समाज में सुधार करके उसे पाश्चात्य समाज के अनुकूल बना देना, ताकि ब्रिटिश राज यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके। सती प्रथा एक्ट 1829। सती प्रथा के खिलाफ सबसे जबरदस्त आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया। राजा राम मोहन राय के परिणाम स्वरूप ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक सरकार ने सती प्रथा एक्ट पारित किया। सती प्रथा एक्ट के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को हत्या के समान अपराध घोषित किया गया, यानी कोई पुरुष किसी महिला को विधवा हो जाने पर सती होने के लिए विवश करता है तो उसे हत्या के समान दोषी करार दिया जाएगा। सबसे पहले यह 1829 में बंगाल में लागू होता है, बाद में 1830 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में लागू हुआ। राधाकांत देव एक परंपरावादी व्यक्ति थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारी परंपरा व समाज में हस्तक्षेप करें, इसलिए सती प्रथा एक्ट का विरोध करने के लिए, यानी नियम 17 का विरोध करने के लिए राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह। 18वीं व 19वीं शताब्दी के समाज में विधवाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। कई कारणों से। एक तो महिलाओं का कम उम्र में विवाह कर देना, 12, 13, 14 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाता था। कभी कभी तो पैदा होते ही 4 या 5 साल में उनका विवाह कर दिया जाता था। दूसरा कारण यह था, जब ब्रिटिश राज भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी और तमाम भारतीय राज्यों को विजित करती जा रही थी, तो भारतीय राज्यों के वह सैनिक जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी, तो परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियां विधवा हो जाती थी। और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज का जैसे जैसे विस्तार होता गया, भारतीय समाज में धीरे धीरे विधवाओं की संख्या बढ़ती गई। आम रूप से देखा जाता था कि महिलाएं घूम रही हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है, यानी उनका मुंडन कर दिया गया है, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, पूरा शरीर ढका हुआ है। सामाजिक समारोह होते हैं। शादी विवाह में जाने के पर प्रतिबंध था। सादा भोजन करना था। वेदों का पाठ करना रहता था। हंसना नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं था, और तमाम उनके साथ अत्याचार होता था। परिणाम स्वरूप समाज सुधारकों का ध्यान आकर्षित हुआ कि विधवाओं की स्थिति को भारतीय समाज धीरे धीरे गर्त में ही चल जा रहा है, यानी स्थिति को सुधारना है, नहीं तो जो है इनका पुनर्विवाह करवाना होगा। यानी कि विधवाओं की जो है अगर स्थिति सुधारनी है तो इनका पुनर्विवाह करवाना होगा, नहीं तो जो है भारतीय समाज धीरे धीरे गर्त में ही चला जाएगा। क्योंकि महिलाएं समाज का आधा हिस्सा होती हैं, तो विधवाओं की पुनर्विवाह के लिए कई व्यक्ति आगे आए और जमकर आंदोलन चलाया। इनमें से 3 प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे, यह हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, डी.के. कर्वे और वीरेशालिंगम कुंतलु। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय पर प्रिंसिपल के पद पर थे। जब ये इस पद पर थे तो इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। शुरू से ही पारदर्शी विचारों के थे। आमतौर पर 18वीं व 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में निचली जातियों के साथ काफ़ी भेदभाव था। उन्हें संस्कृत पढ़ने के काबिल नहीं समझा जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत शिक्षा का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए 1840 और 1850 के दशक में जमकर आंदोलन चलाया। 1855 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देने या दिलवाने के लिए डलहौजी सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। हजारों लोगों से हस्ताक्षर करवाकर। डलहौजी के बाद जो गवर्नर जनरल भारत आए, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने आते ही विधवा पुनर्विवाह को जो है नियम 15 को पारित कर दिया। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या नियम 15 को पारित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह नियम 15 26 जुलाई 1856 को कानून पारित किया गया। इसे नियम 15 द्वारा कानूनी मान्यता दी गई। अब विधवा पुनर्विवाह कानूनी समर्थन मिल गया। इसका विरोध करने वाले को जेल की सजा मिलेगी। डी.के. कर्वे पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में प्राचार्य थे। ये स्वयं विधुर हो चुके थे। इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो स्वयं विधुर होने पर इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी स्त्री से विवाह किया। 1893 में और 1899 में इन्होंने विधवा आश्रम यानी विडो होम की स्थापना की पुणे में। यहाँ पर महिलाओं को पढ़ा लिखा कर उन्हें जीविकोपार्जन के लिए सामर्थ्य बनाया जाता था। यहाँ कई ऐसी विधवाएं थीं जो पढ़ लिख कर नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर के काबिल बनी। इसके बाद 1906 में इन्होंने मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वीरेशालिंगम कुंतलु दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन से संबंधित थे। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में बाल विवाह निषेध। बालिकाओं विशेष रूप से समस्या बालकों का विवाह नहीं था, बल्कि बालिकाओं का जो कम उम्र में विवाह किया जाता था वो समाज के लिए विशेष समस्या बना हुआ था। आमतौर पर बालिकाओं का विवाह कम उम्र में किसी अधिक उम्र वाले पुरुषों से कर दिया जाता था, जिससे उसका जीवन
ऐसे ही नारकीय था। दूसरा नकारात्मक पहलू यह था कि एक ही पुरुष कई बालिकाओं से विवाह कर लेता था, जिससे उनकी जिंदगी और नर्क में चली जाती थी। तो कन्याओं का बचपन में विवाह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कानून बनाकर सहयोग किया। ऐसे 3 कानून उल्लेखनीय हैं जो बालिकाओं का विवाह रोकने के लिए बनाए गए। पहला है नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इसके तहत लड़की की न्यूनतम विवाह के लिए आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष कर दी गई। फिर दूसरा है सम्मत आयु अधिनियम 1892। यह अधिनियम समान समाज सुधारक बहराम जी मालवारी महाराष्ट्र के थे। ये पारसी समुदाय से आते थे। इन्हीं के प्रयासों से सम्मत आयु अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई, क्योंकि नेटिव कानून का लोग पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए थोड़ी छूट दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने जो है सम्मत आयु अधिनियम का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय समाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हम अपनी समस्याओं से स्वयं निपटेंगे। इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने इस जो है अधिनियम का विरोध किया। फिर शारदा अधिनियम 1929। एक प्रमुख शिक्षाविद थे 1929 के दशक में हरविलास शारदा। हरविलास के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने एक बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया। बाल विवाह अधिनियम 1929 में बनाया जो है, और इस अधिनियम को इन्हीं का नाम देकर शारदा अधिनियम 1929 कहा गया। इसके तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। इससे कम उम्र में शादी करने पर सरकार के संज्ञान में आने पर आप पर मुकदमा चलाया जाता था। ठगी प्रथा। बेंटिंग ने ठगों के गिरोहों का अंत करने के लिए कार्ल स्लीमन की नियुक्ति की। दास प्रथा। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। आधुनिक काल में कॉर्नवालिस ने 1789 में दास व्यापार बंद करवाया। 1843 में गवर्नर जनरल एलन ने नियम 5 द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।